नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर और समझते हैं कि किस प्रकार से उसका कौन सा पोर्शन हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। हमारे सबसे पहली जो आज की खबर है वो कल के न्यूज़पेपर से है, 26 जनवरी के न्यूज़पेपर से है। कल 26 जनवरी थी, दैट इज़ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, तो इसलिए कल जो है आज कल की न्यूज़ जो है वो हम आज भी कवर करें। मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव है 26 और 27 की पूरी न्यूज़, ठीक है। तो जो ये न्यूज़ है ये IS कैडर रूल से रिलेटेड है और आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से ये जो न्यूज़ है वो चर्चा में चल रही है, ठीक है। अब इसमें जो डेवलपमेंट आया है वो ये कि सेंटर ने ये डिसाइड किया कि वो वापस से स्टेट्स को ये रिमाइंड कराएगा कि भाई जो IS कैडर के रूल्स है उनके लिए, ठीक। अब देखिए इस पूरी न्यूज में, वैसे तो GS पेपर 2 का टॉपिक है ये, ठीक है। डेप्यूटेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ द ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स से रिलेटेड है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो DOPT है यानी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसने स्टेट्स को लिखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स को अमेंड करना चाहते हैं, कुछ रूल्स की अमेंडमेंट को प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। और वो था रूल नंबर 6। क्या था? रूल नंबर 6 ऑफ द कैडर, IS कैडर सर्विसेज, ठीक है। और ये रूल था रिलेटेड टू द डेप्यूटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स ऑफ द IAS रूल्स 1954, ठीक है। ये पूरा चीज जो है DOPT ने कहा। अब प्रपोजल जो था वो हमारा बेसिकली ये था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो प्लान कर रहा है टू अक्वायर द पावर्स ऑफ डेप्यूटेड IS, IPS एंड IFOS ऑफिसर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज विदाउट नेसेसरली टेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स नॉड, ठीक है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का नॉड लिए बिना ये उन पावर्स को अक्वायर करना चाहते हैं कि भाई हम अपने हिसाब से IS, IPS और IFOS ऑफिसर्स को डेप्यूट कर सकते हैं, डेप्यूटेशन पर कहीं भी भेज सकते हैं। अब इसके तहत क्या हुआ कि जो 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैव सेड यस, दे हैव गिवन देयर कंसेंट टू DOPT। वो 7 स्टेट्स हमारे हैं हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने नो कहा है इस पूरे प्रपोजल को, और वो स्टेट्स हैं हमारे उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। और 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली अपना जो अपोजिशन है वो PM मोदी को लिखकर भेजा है। वो स्टेट्स हैं हमारे केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना के, ठीक है। अब इसके में क्या हुआ कि जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो तो ये पावर ले लेगी, ठीक है। और इस पावर के मिलते ही जो स्टेट्स की पावर है, उनके नॉड लेने की, अप्रूवल की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। अब DOPT का ये कहना है कि जो स्टेट्स हैं दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग एन एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स, कि भाई वो जो है वो एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम ये चीज जो है डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, और जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं सेंट्रल लेवल पर आवश्यकताओं को मीट करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, ठीक। ये पूरी हमारी न्यूज थी, ठीक है। अब इस न्यूज में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पहली तो ये कि कौन कौन से स्टेट्स ने यस कहा है और कौन कौन से नो कहा है, ठीक है। और कौन से 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली PM मोदी को लिख करके भेजा है, ठीक है। दूसरे इसके अगर हम पहलू पर आए तो जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहली हमारी अमेंडमेंट है वो ये कि अगर स्टेट गवर्नमेंट डीले करती है किसी भी स्टेट कैडर के ऑफिसर को सेंटर में डेप्यूट करने के लिए, तो इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन, ठीक है। कि उसका कोई भी प्रभाव सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन पर नहीं पड़ेगा विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम। और जो ऑफिसर्स हैं जिनको की रिलीव माना जाएगा फ्रॉम दैट कैडर, उस दिनांक से, उस डेट से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर में स्पेसिफाइड होगा। मतलब यहां पर सीधा सा है कि सपोज करिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ऑफिसर को रिलीव होने के लिए ऑर्डर्स भेजे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्ट नहीं किया, तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है
वो नहीं चेंज होगा, वो किसी भी हालत में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। हालांकि जो आपका जो ऑफिसर होगा उसकी रिलीविंग डेट वही मानी जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर में लिखी होगी, ठीक है, मतलब उनको उस दिनांक को वहां से रिलीव होना ही पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज जो अमेंडमेंट प्रपोज की है गई है वो है कि सेंटर डिसाइड करेगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर जो हैं जिन्हें कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूट करना है वो क्या होंगे, और ये जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। एंड जो अगला है उसको जो है एलिजिबल भी करना पड़ेगा नेम ऑफ सच ऑफिसर्स का, ठीक है, उन ऑफिसर्स के नाम भी देने पड़ेंगे कि भाई ये लोग एलिजिबल है डेप्यूटेशन पर भेजने लायक, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी हमारी अमेंडमेंट है वो कही गई है कि इन केस के अगर कहीं पर डिसएग्रीमेंट आता है कि सेंटर कुछ कह रहा है स्टेट कुछ कह रहा है, तो जो पूरा का पूरा मैटर है, जो पूरा का पूरा मुद्दा है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये होगी सेंटर की पावर, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के डिसीजन को उसी वक्त जैसे ही डिसीजन लिया गया उसी वक्त से इफेक्ट में डालना होगा, ठीक। इसके बाद कहा गया कि स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जहां पर जो सर्विस है कैडर ऑफिसर्स की वो ये रिक्वायर्ड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में लिख करके भेजे, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में लिख दिया कि भाई इनको रिलीव करना है अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट, तो स्टेट को उसी समय जैसे ही जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उस समय से लेकर उस ऑर्डर को इफेक्ट देना होगा, ठीक। और इन सभी का जो स्टेट्स हमारे जो स्पेशली अपोज कर रहे हैं इन चीजों का, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आप अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हो वो हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखिए कई बार सिद्धार्थ सर ने अपने एडिटोरियल्स में आपको समझाया है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारे हमारे एडिटोरियल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो आप जरा मुझे डेफिनेशन बता दीजिए फटाफट से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि होता क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फटाफट से बता दीजिए जरा, ठीक है। इजी सा वर्ड है और आप लोगों को पता भी होगा, मैंने भी खुद करंट अफेयर्स में कई बार आपको ये चीज बताई है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो ऑल इंडिया सर्विसेज की हमारी बात हो रही है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की बात हो रही है, उसमें 3 आते हैं। कौन कौन से? एक हमारे आईएएस, जिसके लिए आप लोग भी तैयारी करें ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, राइट। तो आप लोगों की जो पूरी तैयारी है ऑल इंडिया सर्विसेज पे 3 मापदंडों में वो डिवाइडेड होगी। पहली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विसेज और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFOS, ठीक है। ये 3 है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज की चीज। अब देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स है उन्हें रिक्रूट कौन करता है? उनका हमारा सिलेक्शन होता है यूपीएससी से, जिसके लिए आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भली भांति पता होगा, ठीक है। जो इनकी सर्विसेज हैं जो कि अलॉट की जाते हैं अंडर स्टेट कैडर्स, वो ये सारी चीजें देखता है। अब ये अकाउंटेबल किसे होते हैं? प्रश्न ये उठता है कि भाई चलो तुम्हें अपॉइंट तो कर दिया, सिलेक्ट तो कर लिया यूपीएससी ने, तुम अकाउंटेबल किसे हो? तो देखिए ये यहाँ पर जिस स्टेट में ये अपॉइंट किए जाएंगे उसे एज वेल एज सेंटर दोनों को ही अकाउंटेबल होंगे। हालांकि जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ऑल इंडिया सर्विसेज की, वो हमारी होती है यूनियन गवर्नमेंट के पास। किसके पास? यूनियन गवर्नमेंट के पास, यानी सेंटर के पास, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम भी होता है। और जो डीओपीटी है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो जो है कैडर कंट्रोलिंग करता है IAS ऑफिसर्स की। किसकी? IAS ऑफिसर्स की। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है IPS की और IFOS की अगर हम देखें, यानी फॉरेस्ट और पुलिस सर्विसेज की, वो डीओपीटी के पास नहीं होती है, वो होती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास रेस्पेक्टिवली। यानी IPS का जो अथॉरिटी है वो MHA होगा और IFOS का जो अथॉरिटी है वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होगा। क्लियर है? ये देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसलिए इन दोनों को जो है ना, इनफैक्ट इन 3 स्टेटमेंट्स को एकदम याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप भी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है वो चकमास और हजोंग से रिलेटेड है। ये दो जो इन्हें माइग्रेंट कम्युनिटीज कहा जाता है, चकमास और हजोंग्स की। एक्सप्लेनर में आया है ये आज के द हिंदू के, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने हाईलाइट किया है।
अब हम समझ लेते थे कि हुआ ये जो चकमास हैं या जो हजोंग्स हैं बेसिकली, ये कहा जाता है कि ये माइग्रेंट हैं फ्रॉम द चिट्टागोंग हिल्स, जो कि बांग्लादेश, जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, ये वहाँ से आए थे, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में ये आकर बसे हैं। और अभी जो पूरा मुद्दा आ रहा है वो आ रहा है रेशियल प्रोफाइलिंग का, ठीक है, यानी जाति के आधार पर जो प्रोफाइलिंग हो रही है उसका जो है ये पूरा मुद्दा। अब आपको मुद्दा नहीं समझना, आपको मुद्दा तो देखिए समझ आ ही जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, वो होगी रेशियल प्रोफाइल। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो है हमारी कि ये अरुणाचल प्रदेश में कब आए, कहाँ सेटल हुए, और स्टेट इन्हें रीलोकेट कहाँ कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा ये समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये चकमास और हजोंग्स जो हैं ये लोग हैं कौन। तो हैं कौन ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक स्पेशल सेंसस जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन दो कम्युनिटीज़ के ऊपर, ठीक है, ये प्लान करने के लिए कि भाई ये कम्युनिटीज़ कैसे हैं, क्या हैं, जो भी है इनसे रिलेटेड जितना भी डेटा उन सब पर आधारित वो सेंसस होगा, और उसको स्पेशल सेंसस का नाम दिया गया है। और ये जो है कंडक्ट किया जाएगा चकमा और हजोंग पर, जहाँ वो जो भी एरियाज हैं जहाँ ये लोग रहते हैं या पाए जाते हैं वहाँ पर। इन ट्राइब्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, ट्राइब्स और इन कम्युनिटीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारा आर्टिकल 14 जो है, ड्यू टू रेशियल प्रोफाइलिंग, आर्टिकल 14 जो है वो बाधित हो रहा है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसे जो है इफेक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जो आर्टिकल 14 है बेसिकली वो हमारा क्या है, जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पता तो होगा ही, आप लोगों को कई बार पढ़ाया है मैंने, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है। तो ये चीजें, चलिए आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इस पूरे जो हमारा ये न्यूज़ है रेशियल प्रोफाइलिंग वाला उसको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये लोग चकमा और हजोंग के जो लोग हैं ये लोग जो है हीट सह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में इन पर एक स्पेशल सेंसस कंडक्ट कराने को कहा था दिसंबर 2021 में, और तब से ही थोड़ा थोड़ा ये न्यूज़ आ रही है। अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पर हमें स्पेशली कम्युनिटीज़ और ट्राइब से रिलेटेड मिलता है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं इन्हें वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दे आर द थ्रेट फ्रॉम नॉन लोकल्स इन दी स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, कि जो इनका स्पेसिफिक एरिया है इन्हें वहाँ पर थ्रेट है नॉन लोकल से, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो एक के बाद जो है कहीं ना कहीं रीसेंट अटैक के जो है जिम्मेदार हैं ऑन द नॉन ट्राइबल पीपल इन मेघालय कैपिटल शिलोंग, या फिर आप असम बेस्ड ग्रुप को भी ले सकते हैं, ठीक है। गुवाहाटी में भी ऐसी देखी गई है, जो बिहारी वर्कर्स थे वहां पर उनके खिलाफ जो है ये चीज कही गई, ठीक है। तो पूरा मुद्दा जो है वो बेसिकली कम्युनिटीज वर्सेस नॉन कम्युनिटीज का लेकर के है। चकमा और हजोंग को देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया ये लोग कौन है। अब देखिए ये लोग जो है डिस्प्लेस कर दिए गए थे, कप्ताई डैम है जो कि कर्णाफुली रिवर पर बना हुआ है, 1960s में ही जो है इन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया था इस डैम के कारण, ठीक है। और इन लोगों ने तब जो है बांग्लादेश से आकर इंडिया में अपना असाइलम पाया, ठीक है। और तब से जो है ये किसी न किसी रिलीफ कैंप्स में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में फ्रॉम 1964 टू 1969, ये इस टाइम पीरियड तक इन एरियाज में रह रहे थे, ठीक है। और इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी है इनमें से, जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट में आज भी रह रही है। कहाँ रह रही है? चांगलांग स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में। इसकी ना लोकेशन थोड़ा सा एक बार आप सर्च करके देख लेना, ओके। मिजोरम और त्रिपुरा जो है वहाँ भी जो चकमा कम्युनिटी के लोग हैं, जिन्हें बुद्धिस्ट चकमास कहा जाता है, ये लोग काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। और जो हजोंग्स हैं, जिन्हें हिंदू कम्युनिटी कहा जाता है, वो लोग गारो हिल्स में जो है मेजरली मेघालय और असम की गारो हिल्स में पाए जाते हैं, उसके आसपास के एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पेशल सेंसस के लिए क्यों कहा गया, मुद्दा है ये कि भाई स्पेशल सेंसस हो रहा है, बट क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। तो जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है
उनका ये कहना है कि देखिए भाई, जो एक प्रोटेक्टेड इशू है रेशियल एंटागोनिज्म का, हम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। वो लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई जो रिहैबिलिटेट हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं चकमा और हाजोंग ट्राइब्स को दूसरे स्टेट्स में, ठीक है। और जो ये पूरा का पूरा सेंसस होगा वो देखेगा कि चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, जिन्होंने पेटिशन भी की थी पीएमओ को फॉर द हैबिटेशन के लिए, ठीक है, वो हम कैसे प्लान करें। और ये जो पूरा सेंसस प्लान है, ये जो है ये ड्रॉप हो गया था जब चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने ये चीज़ पीएमओ को लिखी थी कि भाई ऐसा कोई सेंसस नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर इस सेंसस को ड्रॉप कर दिया गया था। वैसे तो इश्यूज क्या हैं इस सेंसस से रिलेटेड, तो देखिए जो चकमा ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि ये रेशियल प्रोफाइलिंग का मामला है, दो कम्युनिटीज के बीच में जो है मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, जो कि हमारे आर्टिकल को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, बाधित करता है, ठीक है। और एक और आर्टिकल है जिसे बाधित किया गया, वो है आर्टिकल 1 ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और इस एक्ट को इंडिया रेटिफाई भी करता है, इंडिया मंजूरी भी देता है, ठीक है। अब मुद्दा उठेगा कि भाई इनकी सिटीजनशिप का स्टेटस क्या है। तो देखिए ये जो मेंबर्स हैं इन दो कम्युनिटीज़ के, ये लोग अरुणाचल प्रदेश में लगभग 6 से अधिक डिकेड से रिहैबिलिटेटेड हैं, ठीक है। इनको लैंड दिया गया है, इनको फाइनेंशियल एड वगैरह सारी चीज़ें दी गई है, डिपेंडिंग कि उनकी फैमिली की साइज़ कितनी है, ठीक। हालांकि जो लोकल ट्राइब्स है वहाँ की, वो ये क्लेम करते हैं कि जो माइग्रेंट्स है, जो ये लोग जो है ये माइग्रेंट्स हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है एट एन अलार्मिंग रेट। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन जो है वो है 47,471, ठीक है, चकमाज और हाजोंग्स की कंपेरेटिवली। तो वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई अगेन एंड अगेन कि भाई इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आप देखो। और इतना ही नहीं, इनको जो सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो इनको जो सिटीजनशिप मिली हुई है इंडिया में, वो बाय बर्थ मिली है। तो देखो कुछ तरीके होते हैं सिटीजनशिप के, राइट, बाय बर्थ, बाय रेसिडेंस, जो भी होते हैं, मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बाय व्हाट वेज, ठीक है, बाय व्हाट वेज सिटीजनशिप कैन बी अकॉर्डेड इन इंडिया। इसको जरा फटाफट से मुझे लिख करके बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि किन किन तरीकों से सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है इंडिया में, ठीक है। और इनको जो है बाय बर्थ मिली हुई है, जो कि सेक्शन 3 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में रेफर्ड है, ठीक है, कि बाय इफ दे आर बीइंग बोर्न बिफोर जुलाई 1, 1987 या फिर दे आर द असेंडेंट्स ऑफ दोज हु वर बोर्न बिफोर दिस डेट, तो उन्हें सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, ठीक। तो ये था इनका सिटीजनशिप स्टेटस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वेदर दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया और नॉट, यस दे आर एब्सोल्युटली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो स्पॉट बाइल पेलिकन से रिलेटेड है, जो कि जिनकी जो है मृत्यु हो रही है बहुत अलार्मिंग रेट पर आंध्र प्रदेश में, ठीक। ये जो बेसिकली स्पीसी है स्पॉट बाइल्ड पेलिकन, इसके बारे में हमें समझना होगा और मैंने इसमें हाईलाइट भी कर दिया, आप इसको पढ़ करके इस पूरी न्यूज़ को समझ सकते हो। देखो नीमाटोड इन्फेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, और ये इन्फेस्टेशन जो है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मास मोर्टेलिटी ऑफ द बर्ड्स, जो कि पाई जाती हैं कहाँ, नौपादा स्वैम्प ऑफ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 200 बर्ड्स लगभग बची हैं, इसलिए ये न्यूज़ जो है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेलिकैनस फिलिपिनिस, ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं तो उसका भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तेलिनापुरम इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की लोकेशन आपको पता ही होगी। स्पॉट बाइल पेलिकन की बात करें तो ये ग्रे पेलिकन के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका साइंटिफिक नेम आपको मैंने बता दिया। और ये जो है मेंबर हैं पेलिकन फैमिली के। इनकी ब्रीड जो है वो सदर्न एशिया में पाई जाती है, सदर्न ईरान में पाई जाती है और इंडिया से लेकर ईस्ट इंडोनेशिया तक भी ये मिलते हैं। ये बर्ड्स जो हैं ये लार्ज इनलैंड और कोस्टल वाटर्स के एरियाज में ज़्यादातर देखे जाते हैं, लार्ज लेक्स के आसपास देखे जाते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन की ब्रीडिंग है वो लिमिटेड है टिल इंडिया, श्रीलंका एंड कंबोडिया। ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर इनकी ब्रीडिंग होती है। कौन कौन सी? इंडिया, श्रीलंका एंड कंबोडिया, ओके।
और नॉन ब्रीडिंग सीजन जो है इनका वो रिकॉर्ड होता है नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम में। ठीक, कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये नियर थ्रेटेंड माने जाते हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये स्केड्यूल 4 में आते हैं, जिसमें हंटिंग प्रोहिबिटेड होती है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए पेनल्टी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड है। 5 लोगों को डाइवर्स फील्ड से पद्मश्री दिया गया है। वो 5 लोगों के नाम यहाँ पर हैं। देखिए, ये द हिंदू की वेबसाइट से मैंने ये न्यूज़ आपके लिए लाई है। ठीक है, हमारी टीम ने जो है ये न्यूज़ हमें भेजी कि भाई ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, इसलिए हमने इसको उठा लिया। ओके, तो ये शायद न्यूज़पेपर में न मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे भी पद्मा अवार्ड्स पर जो है वो काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इसलिए भी हमने सोचा इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये लोग हैं, ये 5 लोगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्हें कि पद्मा अवार्ड्स दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझना है आपको पद्मा अवार्ड्स होते क्या हैं। तो देखिए, पद्मा अवार्ड्स का इंस्टीट्यूशन जो है वो 1954 में किया गया था और ये भारत रत्न के बाद दूसरे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माने जाते हैं इंडिया में। ठीक है, और हर वर्ष रिपब्लिक डे पर इन्हें अनाउंस किया जाता है। 3 कैटेगरीज में ये दिए जाते हैं। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है और पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड जो है लोगों की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज और डिसिप्लिन जो भी है। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व होनी चाहिए। पद्मा अवार्ड्स जो है वो कौन से ईयर में अनाउंस नहीं हुए थे, ये क्वेश्चन है आपसे मेरा। अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। देखिए, अवार्ड अनाउंस तो हर साल होते हैं, बट कौन से वो ईयर्स थे जिसमें ये अनाउंस नहीं थे, या कौन सा वो साल था जिसमें इन्हें नहीं अनाउंस किया गया था, वो आपको मुझे बताना है। ओके, अब देखिए, जो ये अवार्ड है ये अलग अलग क्राइटेरियाज के लिए दिए जाता है, जैसे कि आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर हो गया, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड वगैरह के सेशंस में। ठीक है, और इसे जो है इंडियन कल्चर हो गया, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, इन एरियाज में भी दिया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे, इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने की और इसका आंसर भी देने की। ठीक है, भारत रत्न से ये रिलेटेड और पद्मा अवार्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। आई होप आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, तो फटाफट से इसका आंसर मुझे लिख के बता दीजिए, देखें कितनी तैयारी है आपकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को समझते हैं। अगली न्यूज़ हमारी जो है वो कंटिंजेंसी फंड से रिलेटेड है। ठीक है, क्यों रिलेटेड है? देखिए, बात की गई थी कि जो 500 करोड़ का जो फंड है, कंटिंजेंसी फंड है, उसको बढ़ाकर 30,000 करोड़ का कर दिया जाए थ्रू द फाइनेंस बिल। राइट, गवर्नमेंट ने ये कहा यहाँ पर कि जो 40% ऑफ द टोटल कॉर्पस है इस फंड का, वो होना चाहिए एट द डिस्पोजल ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी होते हैं उनके डिस्पोजल पर, उनके अधीन ये होना चाहिए। 40% जो इसका वो है अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए प्रपोज चेंजेस क्या हुए हैं। प्रपोज चेंजेस पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 500 से 30,000 करोड़ किया जा रहा है वो फाइनेंस बिल से। दूसरी चीज 40% का प्रपोजल दिया जा रहा है। तीसरी चीज कि ये जो अमाउंट है बेसिकली ये सर्व करेगा पर्पज ऑफ मीटिंग अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर्स को। ठीक है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, फटाफट से इसको समझ लेते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पहले भी कई बार कंटिंजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो देखो जो कंटिंजेंसी फंड है, कंटिंजेंसी का मतलब होता है नेगेटिव इवेंट, ऐसा कोई इवेंट जो कि भविष्य में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम कंटिंजेंसी फंड के लिए उस अनफॉरसीन कॉज के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, कि ये जो है हो सकता है, जैसे कि रिसेशन हो गया, पैंडेमिक हो गया, कुछ भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंटिंजेंसी फंड के लिए कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कंटिंजेंसी फंड के बारे में, और ये कहा गया कि हमेशा एक कॉर्पस अमाउंट इंटैक्ट रखना चाहिए। जैसे कि पैंडेमिक के सिचुएशन में हुआ, कोविड के सिचुएशन में हुआ, वैसे ही कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। आर्टिकल 267 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कंटिंजेंसी फंड की। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक क्विक क्वेश्चन है कि एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट, ये कौन से आर्टिकल में स्टेटेड है? जरा ये फटाफट से बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में स्टेटेड है? अब देखिए, जो कंटिंजेंसी फंड होता है ये डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट के उसमें होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है,
तो इसको भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जो है इस फंड से विड्रॉ नहीं कर सकती विदाउट अथॉरिटाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और जो कॉर्पस अमाउंट है इसमें वो रिप्लेनिश होता रहता है विद द सेम अमाउंट लेटर। और ये फंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के उसमें आता है, वही उसकी देखरेख करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो नेक्स्ट चीज है बेसिकली वो ये है कि इस फंड को इंक्रीज अगर करना है तो वो फाइनेंस बिल के द्वारा ही होगा। यानी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया हमारे फाइनेंस बिल्स का। तो जरा इसका भी आर्टिकल बता दो मुझे, कौन से आर्टिकल में स्टेटेड है फाइनेंस बिल, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट सेशन में होगी तभी फाइनेंस बिल होगा, ठीक है। अगर सेशन में नहीं है तो क्या, तो अगर सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस किया जाएगा, ठीक है। अगर जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू इस बिल को पास कराया जाएगा। इसमें चेंजेस लाए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन क्या कह रही है, ठीक है। ये था हमारा कंटिजेंसी फंड। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो करप्शन इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज है। इंडिया को क्लीनेस्ट इन द साउथ एशिया में पाया गया। जो साउथ एशियन हमारे नेशंस है उनमें करप्शन के मामले में इंडिया स्टैंड्स अमंग द क्लीनेस्ट। हालांकि पाकिस्तान की बत्ती गुल है, यहाँ भी पाकिस्तान स्लाइडली स्टीप हुआ है, बट हाँ स्टीप तो हुआ ही है, ठीक है। इनके साथ होना भी यही है। खैर ये आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि हमारे यहाँ भी कम नहीं है, हम भी दूध के धुले नहीं है, बट हाँ ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो एक रिपोर्ट आई है, ये न्यूज़ मैंने आपके लिए लाई है टाइम्स ऑफ इंडिया से। हमारी टीम ने जो है इसको निकाला है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो हाइलाइट्स जो हैं 2021 रिपोर्ट के वो कुछ इस प्रकार हैं कि जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर वो है हमारी हमेशा की तरह डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, जिनका टोटल स्कोर जो है वो 88 आया है, फॉलोड बाय नॉर्वे, सिंगापुर एंड स्वीडन जिनका स्कोर 85 आया है, ठीक है। इंडिया का स्कोर कितना है फटाफट से बताइए। इंडिया का स्कोर 40 है, ठीक है। और इंडिया की रैंक जो है वो 85 है। 40 स्कोर के साथ इंडिया की रैंक है 85th अमंग 180 नेशंस, ठीक है। तो इट्स अ गुड स्कोर बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है। दूसरी चीज कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज जो हैं वो हैं साउथ सुडान विद अ करप्शन परसेप्शन स्कोर ऑफ 11, फॉलोड बाय सीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला और अफगानिस्तान, ठीक है। ये थी हमारी हाइलाइट्स स्पेशली रिलेटेड टू दी वर्स्ट परफॉर्मिंग, ये याद रख लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ टॉप नहीं वर्स्ट भी पूछ लेता है। टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज मैंने आपको बता दी, इन सभी का जो स्कोर है वो 85 के लगभग है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस न्यूज को और समझते हैं। तो देखिए 2021 में जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, उसने इंडिया को 85th रैंक पर प्लेस किया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और ये पोजीशन एक पोजीशन अबव है, यानी लास्ट ईयर से हमारे उसमें एक पोजीशन का फर्क आया है, ठीक है। सीपीआई जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स कंट्रीज को उनके परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन के आधार पर आंकता है, और ये डिटरमाइन करता है कि एक्सपर्ट असेसमेंट क्या है, ओपिनियन का सर्वे क्या है, इनके आधार पर। और सीपीआई जनरली जो है वो डिफाइन करता है करप्शन को एज एन अब्यूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। अब देखो जहां भी आपको करप्शन पे रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो मेंस आए चाहे वो एसए में आए, आप ये लाइन नोट डाउन कर लो, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ करप्शन की ये आपको मिलेगी, और आप अपने आंसर की ओपनिंग लाइन में ही कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू बेसिकली सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन इज अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन, ठीक है। ये बेस्ट, आप इसको कोटेड में अपना आंसर फिर यहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये जो इंडेक्स है ये एनुअली दिया जाता है बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। और ये 1995 से आ रहा है, ओके। अब ये इंडेक्स 180 कंट्रीज को तो कर ही रहा है। इसका जो स्केल है वो 0 to 100 का स्केल है। 0 मतलब हाईली करप्टेड, और जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा वो उतना क्लीन होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई है कि सीपीआई के अंदर क्या चीजें नहीं आती हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जो नहीं आते हैं, तो वो हैं हमारे टैक्स फ्रॉड, ठीक है, करप्शन, एक्सपीरियंस ऑफ करप्शन बेसिकली के अंदर जो है देखा जाए तो टैक्स फ्रॉड हो गया, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज हो गए,
इनेबलर्स ऑफ करप्शन हो गए, ठीक है, जैसे लॉयर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक्सेट्रा हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, प्राइवेट सेक्टर करप्शन हो गया, इनफॉर्मल इकोनॉमीज में और मार्केट्स में, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो बस कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि आते हैं करप्शन परसेप्शन के अंदर, ठीक है। करप्ट सीपीआई के अंदर कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं, जरा इनको 2-4 भी बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको आइडिया है, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख डालिए और बता दीजिए मुझे। ये थी आज की कुछ खास खबरें। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली #CD रिचुअल्स के तहत, और जो हमेशा से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि हमारी जो ये क्लासेस हैं ये आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी मदद कर रही होंगी, ठीक है। तो फटाफट से जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर्स बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर हम आपके लिए थोड़ी और सहायता कर सकते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से आपकी सहायता की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि हमें इस बार यूपीएससी क्रैक नहीं करना है बल्कि टॉप रैंक्स में आना है, तो तैयारी भी वैसी ही रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और हाँ, do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.